नमस्कार। आज हम जो हमारा 19वां जो चैप्टर है 19वें चैप्टर में आज हम दूसरे पार्ट पर आपके बीच हम प्रश्नों का जो एक पूरा का पूरा गुलदस्ता लेकर मैं उपस्थित हूँ। चूँकि मैंने आपको वहाँ पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बता रखा है, इस प्रश्नावली से, इस चैप्टर से एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं और छोटे आते हैं। 1 नंबर तो सीधा सीधा प्रश्न नंबर 9 जो आएगा वो सीधा सीधा आपको जिस प्रकार हम सोशल साइंस के जो प्रश्न लिखते हैं उसी तरीके से आपको वहाँ पर वो प्रश्न को लिखना है। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट सेकंड और हमारा चैप्टर जो सड़क सुरक्षा शिक्षा है, यानी रोड सेफ्टी एजुकेशन, इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर दूसरे भाग के साथ। इसमें मैंने पहला ही प्रश्न लिया है कि प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित कीजिए? एक तो प्रतिक्रिया दूरी क्या होती है, अवरोध दूरी क्या होती है, इसको हमको परिभाषित करनी है, यानी इसकी परिभाषा हमको वहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर दे रखा है कि वाहन चलाते समय अचानक सामने अवरोध आने पर वाहन को शीघ्र रोकना चाहेंगे। जैसे हम कोई वाहन चला रहे हैं, आप ये मान के चलें जैसे आपका ये कोई कार चला रहे हो आप, ये वाहन आपका, और ये जैसे ही आपको आगे से कोई ट्रक या कोई ऐसा बड़ा वाहन आपको व्हीकल दिखता है, जैसे आपको दिखा, मैंने क्या कहा कि वाहन चलाते समय अचानक सामने अवरोध, या तो कोई ब्रेकर आ जाए या कोई साधन आपको ऐसा लगे कि भाई हमारी गाड़ी इसके बगल से नहीं निकल सकती, तो हम क्या करते हैं, उस गाड़ी को हम साइड में रोकना चाहेंगे। तो जब भी आप गाड़ी को रोकते हो, जब भी आप रोकने का प्रयास करते हो, तो उस जगह गाड़ी रुकती नहीं है, गाड़ी आगे जाके रुकती है। वही कहानी यहाँ पर इस प्रश्न में आपके साथ है। इसमें कहा है कि वाहन चलाते समय अचानक सामने अवरोध आने पर, अवरोध की जगह कोई वाहन भी हो सकता है, अवरोध आने पर वाहन को शीघ्र रोकना चाहेंगे हम। अतः इसके लिए जितनी दूरी से प्रतिक्रिया करना प्रारंभ करते हैं, यानी प्रतिक्रिया करना प्रारंभ करते हैं, वह क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया दूरी कहलाती है। मैंने कहा था जैसे आप यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हो इस गाड़ी की, जैसे आपको यहाँ पर अवरोध दिखा, यहाँ से आप क्या करोगे, ब्रेक लगाना प्रारंभ करोगे। तो यहीं से जहाँ से आप प्रतिक्रिया करना प्रारंभ करते हो वही क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया दूरी कहलाती है। ये तो हुई प्रतिक्रिया दूरी वाली बात। आपने क्या किया, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें आप सामने अवरोध दिखाया, अवरोध दिखने पर आपने क्या किया, ब्रेक लगाएंगे, और ब्रेक लगाने पर स्टार्ट किया आपने ब्रेक लगाना, तो यानी रोकना चाहोगे। तो इसके लिए जितनी दूरी से प्रतिक्रिया प्रारंभ करते हैं वह दूरी कौन सी दूरी कहलाती है? प्रतिक्रिया दूरी कहलाती है। अब आपने प्रतिक्रिया कर ली वहाँ पर, यानी ब्रेक लगाना स्टार्ट किया। अब आगे की कहानी शुरू होती है कि अवरोध दूरी। अब देखिए, आपने प्रतिक्रिया करने पर वाहन को जितनी दूरी पर रोक देते हैं, आपने यहाँ से ब्रेक लगाया, लेकिन आपकी जो ये कार थी वो तो यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई है। आपकी प्रतिक्रिया दूरी थी यहाँ से स्टार्ट हो गई, लेकिन ये रुकी कहाँ पर? आप कहोगे सर अवरोध दूरी तो यहाँ पर जाके रुकी। तो ये डेफिनेशन भी ये कह रही है कि प्रतिक्रिया करने पर वाहन को जितनी दूरी पर रोक देते हैं वह अवरोध दूरी कहलाती है। यानी प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी को इस प्रकार समझे, जिस प्रकार हमने कहा कि हम कोई साइकिल से जब हम विद्यालय जा रहे हैं और जाते समय हमने देखा वहाँ पर सामने रोड पे कोई बड़ा वाहन आ रहा है, हमने देखा कि हमारी साइकिल वहाँ पर नहीं निकल पाएगी, तो हमने क्या किया, उसको साइकिल को रोकने के लिए ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगाते ही साइकिल उस जगह तो रुकेगी नहीं, थोड़ी दूर जाके रुकेगी। तो वहाँ जहाँ से आपने क्या करना प्रारंभ किया, प्रतिक्रिया करना प्रारंभ करते हैं, वह क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया दूरी कहलाती है। और प्रतिक्रिया दूरी करने पर वाहन जितनी दूरी पर हम उस वाहन को रोक देते हैं वो कौन सी दूरी कहलाती है? अवरोध दूरी कहलाती है। अब प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर, ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, वो रुकने की दूरी का समीकरण लिखिए, या रोक दृष्टि दूरी का समीकरण लिखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पुस्तक में भी बड़ा इसको ब्रैकेट बना के समझा रखा है। यानी रुकने की दूरी, देखिए आपने प्रतिक्रिया की, प्रतिक्रिया के बाद में भी आपकी साइकिल थोड़ी आगे जाके रुकी, तो प्रतिक्रिया दूरी जो आपने समझी वहाँ पर, अवरोध दूरी आपने वहाँ पर समझी। प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी
इन दोनों को अगर जोड़ दें तो वह कौन सा समीकरण बन जाता है, रुकने की दूरी का समीकरण। यानी रुकने की दूरी बराबर आपके पास आ रही है रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 बातें की, प्रतिक्रिया दूरी, अवरोध दूरी और रोक दृष्टि दूरी या रुकने की दूरी का जो समीकरण हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर समझा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से बिल्कुल याद करें। आपको ये समीकरण जब याद होगा जब आप अवरोध दूरी के बारे में समझो और प्रतिक्रिया दूरी के बारे में समझे। उसकी परिभाषा मैंने यहाँ पर आपको ऊपर लिखी हुई है। अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को हम 2 तरीके से समझेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है कि वाहनों के चालान काटे जाने के संभावित कारण लिखिए। आपने देखा कई बार हम जब सफ़र पे होते हैं, चाहे हम 2 व्हीलर पे हो, 4 व्हीलर पे हो, चाहे हम कोई बड़े व्हीकल पे, जैसे हम बस में जाते हैं कई बार, और बस में भी जो चेक करने वाला जो अधिकारी होता है आरटीओ, वो उस बस को रुकवाता है या उस गाड़ी को रुकवाता है या आपकी मोटरसाइकिल को रुकवाता है। रुकवाने के बाद में अगर आपके पास, जैसे आप बाइक चला रहे हो, तो अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो वो आपका चालान काटेगा। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार ने हमें बिल्कुल नियम बना रखे हैं, सरकार के द्वारा नियम बने हुए हैं कि हम 2 व्हीलर हेलमेट लगाकर ही हम गाड़ी को ड्राइविंग करें, और जो 4 व्हीलर है उसमें हम सीट बेल्ट बांधें, जिससे कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी घटना होती है तो आपकी अगर सीट बेल्ट है तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। गति के नियम में जानते हो, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी आप जब कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो सीधा सीधा जब कोई दुर्घटना होती है तो आगे वाले शीशे से वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, रोड पे आके गिर जाता है वो जो उसमें जो सफ़र करने वाला जो ट्रेवल है, जो यात्री है। तो हमें क्या करना चाहिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अगर प्रयोग नहीं करोगे तो आपका क्या कटेगा, चालान कटेगा। इसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस। आपने गाड़ी तो खरीद ली, 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, और आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, हमारे सरकार के द्वारा दिया गया है। इस ड्राइविंग लाइसेंस जब बने तभी हम 2 व्हीलर जो चलाते हैं, चाहे 4 व्हीलर का हो, चाहे हेवी जो जितने भी बड़े वाहन हैं उसको चलाने के लिए भी हमारी जो हमारा इसका जो एक विभाग है, परिवहन विभाग, वो हमें एक क्या देता है, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस हो, आरसी हो, आरसी का अर्थ होता है वो जो गाड़ी के कागज़ जो हमको जब भी हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर या बड़े साधन जब खरीदते हैं तो उसकी पूरी की पूरी एक आरसी आती है, उसके कागज़ आते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। पीयूसी होना चाहिए। पीयूसी ये होता है आपका प्रदूषण का जो प्रमाण पत्र, और ये प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में अगर आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक दस्तावेज आपके पास नहीं है तो जो आपको गाड़ी जिसने रोकी है, जो परिवहन विभाग के जो व्यक्ति हैं, वो निश्चित आपका क्या काटेंगे, चालान काटेंगे। इसके अलावा ओवरलोडिंग या निर्धारित गति से तेज़ चलना। आपका जो उसमें जो आपकी गाड़ी है उसमें आपको बैठने की क्षमता, जैसे आपकी कोई कार है उसमें आपको एक ड्राइवर, एक आगे, यानी 2 और 3 5 की सीट उसके अंदर दी हुई है सरकार के द्वारा, और आप लोग 5 की जगह उसमें 10 बैठ गए, तो वो किस में आएगा, ओवरलोडिंग में आएगा। इसी तरह आपने जैसे कोई आपका कोई ऐसा व्हीकल है जिसमें आप सामान लद के ला रहे हो, वहाँ पर उसने कहा कि भाई 50 टन आप सामान इसमें ला सकते हो, या 5 टन ला सकते हो, या 10 टन ला सकते हो, जो भी उसकी निर्धारित सीमा है। आप उस सीमा से अगर ज़्यादा अगर उसमें सामान लोड करोगे तो वो किस में आएगा, ओवरलोडिंग में आएगा। वहाँ पर आपने देखा जब हम हाईवे पे जाते हैं तो वहाँ पर हाईवे पे बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पर घनी आबादी क्षेत्र है और 60 किलोमीटर या 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ से गुजरे, और हम क्या करते हैं, हम तो हमारे 100 से 120 से कम उस गाड़ी को उसकी स्पीड को हम क्या करते हैं, नीचे नहीं करते, इतनी स्पीड से निकलते हैं, तो भी हमारा क्या कटेगा, चालान कटेगा। और ये तो हमको लाइन सभी लिखना ही लिखना है कि यातायात नियमों का पालन न करने पर। अब यातायात नियम तो बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे कई तरह के यहाँ पर है। जैसे आपको एक निर्धारित रो बनी हुई है कि भाई 2 व्हीलर इस रो में जाएगा, 4 व्हीलर इसमें, हाई स्पीड गाड़ी इसमें, अगर आप उस रो का भी पालन नहीं करोगे तो भी आपको क्या कटेगा, वहाँ पर चालान कटेगा। तो ये जो वाहनों के चालान काटे जाने के जो संभावित कारण मैंने 4 लिखे हैं, आपको लगभग 4 और आप मन से सोचें।
बहुत सारे आपको चालान कटने के जो कारण हैं वो आपको पता लग जाएंगे। इसी तरह जैसे आप कहोगे सर कि वाहन चलाते समय हम कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो वाहन चलाते समय हमको सावधानी में यही इसी को रिपीट करना है कि हमें वाहन चलाते समय हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पीयूसी होना चाहिए, आपके पास आरसी होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, तब हम वाहन को चलाएं, पहली सावधानी। दूसरी, हम हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तीसरी सावधानी, हम निर्धारित गति में हमारी गाड़ी को चलाएं। हम कभी भी हमारी गाड़ी में ओवरलोडिंग या हम एक निर्धारित मात्रा से जितना भी हमको उस गाड़ी में बैठना, सवारी हो चाहे सामान रखने का जो वेट हो, वो क्या होना चाहिए, एक निर्धारित होना चाहिए। निर्धारित जो हमको जो दिया हुआ है निर्धारित कि भाई 5 व्यक्ति आपको बैठना है तो 5 व्यक्ति बैठें, तो उस सभी नियमों का हमको पालन करें। तो यही अगर प्रश्न पूछ ले कि वाहन चलाते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, तो इसी को रिपीट करना, न को हटा देना और बाकी को एज इट इज यहाँ पर क्या कर देना, लिख देना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगले प्रश्न में कहा कि पूरा नाम लिखिए, निम्न का पूरे नाम लिखिए। सबसे पहला आता पीयूसी का। पीयूसी का ये सत्र 2020 का जो अभी बोर्ड का पेपर हुआ है करंट में, ये प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न नंबर 9 के रूप में वहाँ पर परीक्षा के अंदर पूछा गया है। पीयूसी का पूरा नाम पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। ये अभी पूछा है सत्र 2020 के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर हुआ वहाँ पर ये प्रश्न आया है। तो इसको अच्छे से हमको याद रखना है कि पीयूसी का पूरा नाम प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। जब हम बड़े शहरों में जाते हैं तो आपको एक वैन सी दिखती है, उस पर पीयूसी लिखा होता है। पीयूसी लिखने का अर्थ ये हो गया उसका वैन का कि वो जो वैन में जो व्यक्ति बैठा है, कंप्यूटर लेके बैठा होता है। जब हम हमारी 2 व्हीलर को उसके पास ले जाते हैं या 4 व्हीलर को उसके पास ले जाते हैं तो वो 2 व्हीलर के जो साइलेंसर है उसमें एक मशीन से डालता है एक, और वहाँ उसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो पूरा का पूरा कितना प्रदूषण वो हमारी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो वाहन वो कर रहे हैं, तो उसका पूरा का पूरा वो बताता है कंप्यूटर के माध्यम से और हमको एक स्लिप देता है। तो ये वही प्रमाण पत्र है, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। अभी एलपीजी और सीएनजी का नाम तो हम कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है इसका, इधर से सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो इनके नाम भी आपको याद रखने कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है और पीयूसी का पूरा नाम है। तीनों बहुत महत्वपूर्ण आपके जो प्रश्न हैं और इनको अच्छे से आपको पूरा नाम याद रखना है। अब इसमें कहा कि सभी वाहनों को पीयूसी क्यों दिया जाता है। अब सभी वाहनों को पीयूसी देने के पीछे क्या कारण है। जैसे हमने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदते समय हमारे पास एक प्रमाण पत्र होता है पीयूसी का। हमने वहाँ पर जो वाहन के जो चालान काटे जाने के जो कारण थे वहाँ पर भी हमने बात की थी इसकी कि जो पीयूसी आपके पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है कि ये एक प्रमाण पत्र है जिससे पता चलता है कि वाहन द्वारा कितना प्रदूषण हो रहा है। जैसे मेरा वाहन है, मैंने वहाँ पर गाड़ी को मैंने वहाँ पर टेस्ट कराया और टेस्टिंग में मुझे पता चला कि जो मेरा वाहन है, ये मेरा वाहन जितने हमारी जो नियम बने हुए हैं कि भाई एक निश्चित एक मानक तक, जो मानक हमारा फिक्स है उस मानक स्तर से अगर वो ज़्यादा प्रदूषण मेरा वाहन कर रहा है तो फिर मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मैं उस वाहन को अच्छे से मिस्त्री के पास दिखाऊं, उसके इंजन को मैं रिपेयर कराऊं। या अगर वो इंजन रिपेयर नहीं हो रहा है फिर भी इतना ही वो मानक से ज़्यादा प्रदूषण दे रहा है तो उस वाहन को हमको क्या करना पड़ेगा, उसको घर पे ही खड़ा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक निश्चित मानक से ज़्यादा वो हमारे इसको वातावरण को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। तो वो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हमारे जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर और जितने भी बड़े साधन हैं उनका एक निश्चित मापदंड तय किया गया है कि भाई इतने मानक स्तर से ज़्यादा इसका प्रदूषण नहीं होना चाहिए। और उसका पता कब लगता है, पीयूसी से लगता है, क्योंकि इसका पूरा नाम ही आपको पता है, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। क्योंकि ये कितना प्रदूषण आपका 2 व्हीलर कर रहा है या 4 व्हीलर कर रहा है, सारी की सारी जानकारी हमको इस पीयूसी के माध्यम से चलती है। और अगर मानक स्तर से अधिक है तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये मान के चलें आप निश्चित तौर पर आप 2 व्हीलर चला रहे हो, बहुत धुआं ही धुआं दे रहा है वो,
यानी आपका जो वातावरण है उसको बहुत गंदा कर रहा है, तो निश्चित तौर पर जो हमारे यातायात, जो ट्रैफिक, जो हमारे ट्रैफिक की व्यवस्था देखने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपका क्या करेंगे, चालान काटेंगे। हो सकता है आपकी गाड़ी को वो बिल्कुल बंदी करवा दें। तो ये पीयूसी का आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद में अब आता है कि आंकड़ों का अध्ययन क्यों आवश्यक है। क्योंकि मैंने कहा था जो हमारा इस पाठ का जो दूसरा भाग जो कि आंकड़ों से संबंधित था, और जो आंकड़ों से संबंधित यानी आंकड़े एक निश्चित उद्देश्य को लेकर एकत्रित किए जाते हैं, तथा ये क्या होते हैं, तथ्यों और अंकों को ही हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि सत्र 2012 में 91% 12वीं का रिजल्ट रहा, सत्र 2013 के अंदर 94% रिजल्ट रहा है, सत्र 2014 के अंदर 90% रिजल्ट रहा। तो ये क्या है, ये रिजल्ट्स के क्या है, आंकड़े हैं। तो ये आंकड़ों का अध्ययन क्यों आवश्यक है। आंकड़ों का अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि देखो इसमें दे रखा आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित कारकों की भविष्यवाणी अधिक यथार्थ के साथ की जा सकती है। जैसे हम मैच देखते हैं, मैच में जो खिलाड़ी आता है, आते ही उसके पूरे के पूरे आंकड़े वहाँ पर जो कमेंटेटर होता है वो आपकी टीवी स्क्रीन पे बता देता है कि भाई हमारे जो खिलाड़ी हैं, जैसे हम महेंद्र सिंह धोनी का नाम लें, उनका स्ट्राइक रेट इतना है, वो 40 रन तो उनका औसत है। तो हमारे दिमाग में ये बात आई जाती है कि भाई 40 तो बनाएंगे क्योंकि इनका औसत कितना है, 40 है। तो ये जो भविष्यवाणी अधिक यथार्थ के लिए जो आंकड़ों के अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसके बाद में होते हैं आंकड़े दो प्रकार के, एक तो प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़े। और जो प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों को भी हमको परिभाषित करना है। सबसे पहला आता है प्राथमिक आंकड़े, यानी अन्वेषक द्वारा, यानी जो आंकड़े तैयार कर रहा है उसे हम अन्वेषक कर रहे हैं। यहाँ पर अन्वेषक द्वारा अपने प्रयोग के लिए नए सिरे से पहली बार आरंभ से अंत तक एकत्रित किए गए आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे मैं ही किसी मोहल्ले में गया, वहाँ पर मैंने आंकड़े कलेक्ट किए कि कितने बच्चे गणित में रुचि रखते हैं, कितने बच्चे अंग्रेजी में रुचि रखते हैं, कितने बच्चे सोशल साइंस में रुचि रखते हैं, कितने बच्चे संस्कृत में रुचि रखते हैं, कितने बच्चे हिंदी में रुचि रखते हैं। तो मैं अन्वेषक हुआ और मेरे द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा है, यानी मेरे द्वारा जो मोहल्ले के जो डाटा तैयार किए जा रहे हैं प्रयोग के लिए नए सिरे से पहली बार जब मैंने आरंभ किया है और अंत तक मैं ही उसको एकत्रित कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के जो डाटा यानी आंकड़े, कौन से आंकड़े कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। और द्वितीयक आंकड़े, देखो ऐसे आंकड़े जो पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं। जैसे मैंने वो रुचि वाला हिंदी, गणित और संस्कृत और इनका रुचि वाला मैंने आंकड़े क्या किए, कलेक्ट किए। अब क्या किया, मैं कलेक्ट कर लिया, यानी वो मेरे लिए तो कौन से आंकड़े हो गए, प्राथमिक आंकड़े, और मैं उनको प्रकाशित भी कर चुका। और अन्य अन्वेषक अपने अन्वेषण के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आंकड़े प्रयोग कर लिए, मैंने तो प्राथमिक आंकड़ों के रूप में अपना विजन वहाँ पर रखा कि इतने बच्चे हिंदी में, इतने बच्चे अंग्रेजी में, इतने बच्चे SST में, इतने बच्चे संस्कृत में, इतने बच्चे हिंदी में। मैंने अपने पूरे के पूरे डाटा वहाँ पर रखे और उन डाटा का अध्ययन दूसरा जो अन्वेषक है अपने अन्वेषण के लिए, यानी अपने प्रयोग के लिए वो इनका क्या करता है, प्रयोग करता है। तो अन्य अन्वेषक अपने अन्वेषण के लिए इनका प्रयोग करता है, ये करते हैं। तो बाद वाले अन्वेषक के लिए मेरे लिए तो प्राथमिक आंकड़े हो गए क्योंकि मैंने खोजे हैं सबसे पहले, लेकिन जो सेकंड वाला जो अन्वेषक है उसके लिए ये आंकड़े कौन से आंकड़े कहलाते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो इनकी जो आपकी परिभाषाएं हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है। इस जो सत्र 2020 के अंदर जो प्रश्न पूछा गया वो PUC का था यहाँ से। तो इन PUC का नाम आते ही हमारे पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का नाम हमारे जहन में आता है। और आपके जहन में जैसे PUC का नाम आता है तो आप वो वैन जो बड़े बड़े सिटीज़ में हाईवे के किनारे खड़ी रहती है वो भी हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक था इसमें मैंने बेसिकली आपको लगाया नहीं होगा कि सर गणित पढ़ा रहे हैं या सोशल साइंस चल रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मान के चले आप, ये जो एक प्रश्न आएगा यहाँ से, वो एक प्रश्न आपका इस तरीके से आएगा, यानी आपको लगेगा कि सोशल साइंस के प्रश्न यहाँ पर सर ने पूरे के पूरे यहाँ पर हल करवाए हैं। तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से करें। ये ज़रूरी नहीं गणित में आए, और विषय में भी आ सकते हैं, क्योंकि सभी विषयों के अंदर आपके 4-4 नंबर के जो सड़क सुरक्षा शिक्षा के जो पाठ है वहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम प्रश्नों के साथ
तीसरे भाग के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।